हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही लविंग ड्रामा जिसमें हम देखते हैं कि हमारी स्टोरी के मेन हीरो और हीरोइन एक दूसरे को पाने के लिए कैसे टाइम ट्रेवल करते हैं और दोबारा पास्ट में जाकर अपनी चीज़ों को फिक्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा की। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप के सामने बैठी होती है और उसके लैपटॉप पर न्यूज़ आ रही होती है कि किसी ने सुसाइड कर ली है। इधर मेन दिखाया जाता है उस लड़के को जिसने सुसाइड किया होता है। उसका नाम पैट्रिक होता है। उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी होती है। यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम जीसू होता है, वो अपने रूम से निकलकर बाहर जाती है और उसे वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं। वो ऑफिसर्स से पूछती है क्या मतलब हुआ है, इतनी ज़्यादा पुलिस क्यों आ रखी है, लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है। मैं लास्ट वीक इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या यहाँ पर। जिस पर ऑफिसर बताते हैं कि किसी ने यहाँ पर सुसाइड किया है और उसे उस लड़के का नाम पैट्रिक बताया जाता है। जीसू को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब वो पैट्रिक से मिलने आई होती है क्योंकि वो उसका पड़ोसी होता है। वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लाई होती है और पैट्रिक ने उसके बदले में उसे अपनी एक पेंटिंग दी होती है जो किसी के रिग्रेट के बारे में होती है। जीसू पेंटिंग को लेकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जीसू अपना कुछ काम कर रही होती है और उसे अपने घर के बाहर शोर सुनाई देता है जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है। और ये जो क्राउड होता है वो पैट्रिक की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले पैसे वापस मांग रहा होता है और पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है और बोल रहा होता है कि पता लगाओ उस लड़के की मौत के पीछे किसका हाथ है और हमारे पैसे कब तक वापस मिलेंगे, वरना हम उसकी कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। जीसू बोलती है समझ नहीं आता ये लोग किसी को इमोशनली अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर सकते, और वो अपनी पेंटिंग उठाकर वहाँ से जाने लगती है और वो जो पेंटिंग होती है उसके हाथ में ही होती है और वो बोल रही होती है कि मैंने भी इस फ्लैट के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है, अब तो मुझे ये फ्लैट एक हॉन्टेड हाउस की तरह लगने लगा है। और वो पेंटिंग को डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस पेंटिंग को दोबारा से डस्टबिन से निकालती है तो वो देखती है कि उसकी उंगली के पास कट लग गया है और वहाँ से ब्लड आ रहा है और वो जो ब्लड होता है वो पेंटिंग के ऊपर गिर जाता है और जैसे ही वो ब्लड उसके ऊपर गिरता है पेंटिंग एकदम से ग्लो करने लगती है और जो सारी चीज़ें होती हैं वो फ्लैशबैक में जाने लगती हैं। जीसू की आंख अब उसके स्कूल में खुलती है जब वो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हुआ करती थी। उसे आसपास कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं और वो देख रही होती है और कह रही होती है मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ, ये तो 2005 का टाइम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भागते हुए ग्राउंड की तरफ जाती है। तब उसे दूर ऊंचाई पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है, वो पैट्रिक होता है। जीसू उसकी तरफ देखती है और बोलती है देखा तुम्हारी पेंटिंग ने काम किया है, और वो खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो पैट्रिक से नीचे आने के लिए बोल रही होती है ताकि वो उससे बात कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आसपास देख रही होती है पर पैट्रिक उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो उसे पहली बार बोल रही होती है। पैट्रिक उसे कहता है अपने काम से काम रखो, और जैसे वो कहती है नीचे आओ मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिस पर पैट्रिक नीचे आता है। जीसू से कहती है अगली बार जब तुम्हें मरना हो तो किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी को मत चुनना, किसी नॉर्मल जगह पर रहना जाकर। जिस पर पैट्रिक उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें किसी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला आता है। लेकिन तभी जीसू को दोबारा से चक्कर आने लगते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी आंख उसके बेड पर खुलती है। वो टाइम चेक करती है तो ये करंट टाइम होता है, 2025 का टाइम। वो शॉक्ड होती है, उसे लगता है कि शायद ये एक बुरा सपना था जिसने उसे डरा दिया और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर से निकलकर जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मुलाकात होती है एक लड़की की जो उसके पास आती है। जीसू उससे कहती है तो ये घर आपने खरीदा है, जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ मैंने खरीदा है। और उसकी आवाज़ में थोड़ी हेजिटेशन होती है और आगे से कहती है पर यहाँ तो कल ही किसी की डेथ हुई थी ना। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं पिछले 5 साल से घर के अंदर रह रही हूँ, किसी की डेथ कैसे हो सकती है, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है।
जीसू ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग बहुत बुरी तरीके से हॉन्टेड हो रखी है और वो जल्दी से अपना लैपटॉप खोलकर उस सुसाइड इंसिडेंट के बारे में पता लगाने लगती है जो एक सिटी के सुपरस्टार ने की होती है, यानी कि पैट्रिक ने। और उसे लैपटॉप पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। वो पेंटिंग के बारे में सोचने लगती है और सोच रही होती है कि अगर पेंटिंग यहाँ कहीं होगी तो ये बात ज़रूर रियलिटी में होगी, पर उसकी पेंटिंग भी उसके पास में नहीं होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सो जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और बोलती है, आजकल तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारी राइटर की जॉब खतरे में है क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? जीसू बोलती है, दरअसल मुझे मेरे स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। एक घर से बहुत सारा कचरा निकाला होता है। जीसू वहाँ पर एक आदमी को देखती है और उससे पूछती है, आप इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? वो बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग से कचरा उठाता हूँ, किसी ने अपना फ्लैग चेंज किया है। जीसू बोलती है किस रूम नंबर से, और वो जो फ्लैट नंबर होता है वो पैट्रिक का ही होता है। जीसू कहती है, क्या सच में? और वो उसके कचरे के अंदर हाथ डालकर उस पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वहाँ पर पेंटिंग मिल भी जाती है। उस पेंटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम जब उसके ब्लड के ड्रॉपलेट्स इस पेंटिंग पर गिरे थे तो वो दोबारा फ्लैशबैक में चली गई थी। उसे उम्मीद होती है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। वो अपनी उंगली काटने वाली होती है कि तभी वो सोचती है कि छोड़ो, बार बार पीछे जाकर मैं खुद को मेंटल मानने लगी हूँ, और वो पेंटिंग को रख देती है। और उसे यकीन नहीं होता है कि ऐसा सच में हो रहा है, लेकिन तभी गलती से उसे चाकू पर उसका हाथ लग जाता है और वो जो पेंटिंग होती है वो एक बार फिर से चमकने लगती है। और जीसू अब दोबारा से पूरी तरीके से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है। उसकी दोस्त जो होती है वो उसे पैट्रिक के ही बारे में बातें कर रही होती है और बता रही होती है कि पैट्रिक ने कितने कम समय में एक मैन ऑफ सक्सेस अचीव कर लिया। जीसू भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ होना चाहिए था? जीसू गुस्से में भागती हुई बाहर जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर वो कई सारे लोगों को देखती है जो पैट्रिक और उसकी फोटो को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो सब उसके फैंस होते हैं। जीसू इग्नोर करती है और एक गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी के अंदर पैट्रिक अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और उसका जो दोस्त होता है वो उससे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और बाकी के चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है। उसके डैड ने भी पैट्रिक को ऑफर दिया होता है कि वो अपने कंपनी के थ्रू उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर पैट्रिक अपने डैड और फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता था। तभी जीसू को पैट्रिक की कार दिखती है और यहाँ पर हम देखते हैं जो पैट्रिक का फ्रेंड होता है वो जीसू को परेशान करने लगता है। जीसू करके जाती है, लेकिन जब वो पैट्रिक को देखती है तो उसके पास जाने की कोशिश करती है और उससे बोलती है, जीसू को कुछ काम चाहिए पैट्रिक की कंपनी में, अगर कुछ काम हो तो वो बताए। जिस पर पैट्रिक बोलता है कि मेरे यहाँ लोगों को पानी और चाय देने वाले की कमी है, क्या तुम वहाँ एक पियोन का काम कर सकती हो? जीसू तैयार हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को चाय और कॉफ़ी वगैरह बनाकर दे रही होती है और बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आता है। पैट्रिक जीसू की तरफ देखता है। जीसू सबसे पहले जाकर उसे कॉफ़ी ऑफ़र करती है। पैट्रिक उसके हाथ से कॉफ़ी ले लेता है और उसे दूसरा काम दे देता है। यहाँ पर जो पैट्रिक का फ्रेंड होता है वो बोलता है, तुमने सच में इतनी सुंदर लड़की को ऑफिस में पियन का काम करने के लिए रखा है? जिस पर पैट्रिक बोलता है, मैं उसे पे कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, और इससे बढ़कर क्या चाहिए? उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए था और मेरे पास एम्प्लॉयमेंट के नाम पर यही चीज़ है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे सारे मेल एम्प्लॉयज़ हैं, कोई फीमेल कोलीग नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये सेफ़ होगा उसका यहाँ पर रहना? पैट्रिक अब यहाँ पर थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है और वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को आज जल्दी घर जाने के लिए बोल देता है। इधर जीसू कुछ काम कर रही होती है। पैट्रिक अपने फ्रेंड से बात करता है। जीसू भी उठकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि पैट्रिक के फ्रेंड ने बोला होता है कि उसे भी अब घर जाना चाहिए, लेकिन जीसू पैट्रिक से टकरा जाती है। पैट्रिक उसे पकड़ लेता है। जीसू उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू जैसी वहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगती है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है पैट्रिक के फादर की, जो पैट्रिक के पास आते हैं, उससे बदतमीज़ी करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी स्टेप मॉम ने अभी एक बेटे को जन्म दिया है
क्या तुम अपने ब्रदर से मिलने नहीं आओगे? पैट्रिक बोलता है, जब मैंने उस फैमिली को छोड़ा था तो मेरे दिमाग में यही था कि दोबारा मैं उस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखूँगा। बार बार मेरी कंपनी में आकर जो तमाशा करते हैं वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, जिस पर पैट्रिक के फादर उसे एक ज़ोर का पंच मार देते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसू पैट्रिक के लिए डिनर लाई होती है और उसके हाथ में 2 बॉयल एग्स होते हैं और वो पैट्रिक को देती है। पैट्रिक बोलता है, तो मैं जानता हूँ ना, मुझे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीसू बोलती है, ये खाने के लिए नहीं है, जो तुम्हें चोट लगी है ये उसकी सिकाई के लिए है। पैट्रिक बोलता है, कैसे? क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कैसे मेरी चोट को हील करने में मदद करेगा? जिस पर जीसू उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है और पैट्रिक उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गलती से जो आग होती है वो पैट्रिक की बनियान में गिर जाती है। जीसू जल्दी से उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालकर उसे ढूंढने लगती है, पर उसे एहसास होता है कि उसके हाथ कहीं और जा रहे हैं और जो आग का टुकड़ा था वो नीचे गिरा है। वो जल्दी से उसे उठाती है, पैट्रिक से माफ़ी मांगती है और बोलती है नेक्स्ट टाइम से वैसा कुछ भी नहीं करेगी। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जीसू दोबारा से अपने ऑफिस में आती है। पैट्रिक यहाँ पर बैठा होता है। जीसू उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या दिक्कत है? जिस पर पैट्रिक उसे बोलता है, तुम्हारी यहाँ दोनों स्लीव्स नीचे गिर गई थी, उनको उठाओ और यहाँ से जाओ। और जीसू चीज़ें लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब वो कुछ क्लीन कर रही होती है और इधर उधर देख रही होती है। और यहाँ पर जो पैट्रिक का फ्रेंड होता है वो जीसू को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी जीसू उसके पास आती है और बोलती है, पैट्रिक के साथ ऐसी क्या दिक्कत है? वो हमेशा से इतना रूड और गुस्से में क्यों रहता है? जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, पर उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जीसू उसकी बात समझती है। इधर पैट्रिक को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी ग्रैंड मदर का कॉल आया होता है और उनसे बात कर रहा होता है। उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है। बहुत वक्त हो गया है जब उन्होंने पैट्रिक के साथ एक फैमिली डिनर में कुछ बातचीत की थी, वो उसे मिस कर रही है। जिस पर पैट्रिक पहले तो एक्सक्यूज़ बनाता है कि उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, वो नहीं आ सकता। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि उनकी बहुत उम्र हो गई है और वो चाहती हैं कि पैट्रिक किसी लड़की के साथ सेटल हो जाए, इसलिए उसे आना ही पड़ेगा। जिस पर पैट्रिक के दिमाग में आइडिया आता है। जीसू वहाँ पर उसके लिए पानी लेकर आती है और पैट्रिक उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है। अगले दिन के सीन में हम देखते हैं कि जो पैट्रिक होता है वो जीसू को अपने साथ अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाने के लिए ले जाता है। और जो पैट्रिक की ग्रैंड मदर होती है वो जीसू को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती हैं। और इधर पैट्रिक के फादर को दिखाया जाता है जो अपने स्टेपसन के साथ बहुत खेल रहे होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिन सब चीज़ों के बीच पैट्रिक को फ्लैशबैक सीन याद आता है जब बचपन में उसके डैड ने उसकी मॉम की डेथ के बाद उसे इग्नोर कर दिया था और अपनी शादी किसी और औरत से कर ली थी, और आज तक उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और अब भी उसके फादर उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ पर तुम हमेशा मेरी फैमिली का हिस्सा रहोगे। इधर जो जीसू होती है वो भी समझ सकती है कि पैट्रिक अपने डैड से कितनी नफरत करता है। इधर पैट्रिक की स्टेप सिस्टर भी आती है मिलने के लिए, जो पैट्रिक को पसंद करती है, जिसका नाम शीरान होता है। और वो अब पूरी कोशिश करने वाली होती है कि वो पैट्रिक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी कंपनी अपने नाम करवा ले। इसलिए वो उसकी ग्रैंड मदर से बहुत स्वीटली बात कर रही होती है और मौका ढूंढ रही होती है पैट्रिक को मैनिपुलेट करके अपने जाल में फंसाने का। इवन वो जीसू के साथ अकेले वॉशरूम भी जाती है और वह जीसू को भड़काने की कोशिश करती है, जिसकी बातों में जीसू नहीं आती और बोलती है कि वो पैट्रिक को बहुत पसंद करती है। पैट्रिक भी जीसू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आता है। इधर पैट्रिक का जो फेल होता है उसे सारी बातें पता चल चुकी होती हैं और वो पैट्रिक से बोल रहा होता है, शीरान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ और वो तुमसे शादी कर ले। जिस पर पैट्रिक बोलता है, कभी भी नहीं, मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि जीसू उसकी बात ना माने। जिस पर उसका दोस्त कहता है, तो तुम्हें उसकी बात मानने से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? और यहाँ पर पैट्रिक समझ जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बताता है कि उनकी कंपनी का जो सेल्स है गेमिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसलिए उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को एक वीक ऑफ दिया है, वे अपने घर जा सकते हैं।
इधर दिखाया जाता है शिरान को जो केक वगैरह लेकर आती है और पता चलता है कि आज तो पैट्रिक का बर्थडे है। पैट्रिक उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और उसे और उसके साथ आए लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। शिरान जिद करती है तो पैट्रिक वहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है मैडम को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। शायद मैडम अपनी असली जगह भूल चुकी हैं, जिस पर शिरान को गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं खुद से जा सकती हूँ। इधर जीसू क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर कुछ सेलिब्रेट कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तो पैट्रिक का फ्रेंड उसी क्लब में गया होता है। वो जीसू को देख लेता है और उसकी फ़ोटो निकालकर पैट्रिक के पास भेज देता है। पैट्रिक भी अब उस क्लब में जाता है और जीसू बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो रास्ते में पैट्रिक से टकरा जाती है। पैट्रिक को समझ आ जाता है कि इतने नशे में उसे दिख नहीं रहा है कि कौन उसके सामने चल रहा है कौन नहीं, और ये एकदम से पागल होकर बैठी है यहाँ पर। जो पैट्रिक होता है वो जीसू के करीब जा रहा होता है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर जीसू को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन है कौन नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जीसू अचानक से पैट्रिक का नाम लेती है। पैट्रिक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि वो जानता था कि जीसू तो नशे में थी। उसे कैसे पता कि वो मैं हूँ, और वो पैट्रिक को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। उसके बाद वो उसे एक गिफ्ट भी देती है और कहती है चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। वो उसके सामने बच्चों की तरह बर्ताव कर रही होती है। पैट्रिक को जीसू का ये बचकाना बर्ताव बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जीसू और पैट्रिक के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पैट्रिक घबरा जाता है। वो घबराहट की वजह से उसे उठाकर उसकी फ्रेंड के पास छोड़ देता है और कहता है कि मैडम को सुरक्षित घर ले जाना, लेकिन पैट्रिक अभी भी उसे मिस कर रहा होता है। इधर हम शिरान को देखते हैं जो अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि उसका एक और प्रयास पैट्रिक के करीब जाने का फेल हो गया है। पैट्रिक ने उसे फिर से कंपनी से जलील करते हुए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ना वो उसकी बात सुन रहा है, ना समझने की कोशिश कर रहा है। इस पर उसकी माँ कहती है इतना बड़ा फेल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, जब मैंने उसके पिता को भी अपने जाल में फंसाया था। हमारा रिश्ता भले माँ बेटी का है, पर तुम जानती हो हमारा असली टारगेट सिर्फ एक है, बैंक बैलेंस बढ़ाना। पहले हमने उसकी माँ को मारा और फिर देखो मैंने कैसे उसके पिता के दिल में जगह बना ली, तुम्हारे भाई को जन्म दिया। अब तुम्हारे पास मौका है, वही करो जो तुम्हारी माँ ने किया था। पैट्रिक को अपने जाल में फंसाओ और उसकी कंपनी को अपने नाम करवाओ ताकि पूरी जिंदगी तुम ऐश कर सको। इस पर शिरान तैयार हो जाती है। शिरान अपनी माँ की सिखाई हुई बातों के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। इधर हम देखते हैं कि जीसू अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उससे चर्चा कर रही होती है, पर उसे याद नहीं होता कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। जब उसकी फ्रेंड ज़्यादा जोर देती है तो उसे याद आता है कि उसने पैट्रिक को किस किया था। इधर जीसू पैट्रिक के दोस्त से दफ्तर में बात कर रही होती है और पूछती है आखिर पैट्रिक है कहाँ, मैं उससे मिली नहीं हूँ। पैट्रिक का दोस्त कहता है पता नहीं, वो कहीं गया था लेकिन अब तक लौटा नहीं। जीसू अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और गलती से भी पैट्रिक को कॉल करती है। जब पैट्रिक का फ़ोन कॉल उठता है तो वो किसी के साथ कार में होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है अचानक पीछे से वो बेहोश हो जाता है। जीसू बार बार उसे पुकारती रहती है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो पैट्रिक के दोस्त से कहती है हमें पैट्रिक की लोकेशन ट्रेस करनी होगी, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। उसका दोस्त कहता है ये कैसे हो सकता है। जीसू कहती है मैंने उसे कॉल किया था, उसने बस हाँ कहा और फिर कुछ नहीं बोला। वो घबराने लगती है। इधर शिरान ने एक गंदी चाल चली होती है। उसने पैट्रिक को बेहोश करके एक होटल रूम में लाया होता है और वहाँ एक बड़ा कैमरा लगा रखा होता है। वो उसके पास जाकर ऐसा दिखा रही होती है जैसे पैट्रिक उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। ये सब वो पैट्रिक की इमेज खराब करने के लिए कर रही होती है ताकि अगर उस पर दबाव पड़े तो वो उससे शादी कर ले। जब सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है तो वो पैट्रिक की बेल्ट निकालने लगती है। तभी वहाँ अचानक जीसू पहुँच जाती है। वो पैट्रिक को देखती है और पैट्रिक का दोस्त शिरान को पकड़ने के लिए गार्ड्स को बुला लेता है। पैट्रिक का दोस्त शिरान को चेतावनी देता है कि अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उन वीडियोस को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन पैट्रिक अस्पताल में होता है जहां उसका दोस्त बताता है कि अगर जीसू ने उस वक्त उसे कॉल ना किया होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि शिरान क्या चाल चल रही थी। पैट्रिक को बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर और उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है जब वहाँ अचानक जीसू आ जाती है।
पैट्रिक उसे देखकर गले लगा लेता है और हमें पता चलता है कि अब इन दोनों के बीच भावनाएं पैदा हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम पैट्रिक के पेरेंट्स को देखते हैं, उसके असली पिता और उसकी सौतेली माँ को। वे दोनों अपनी बेटी शिनरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आपकी बेटी है। आपको उसके लिए थोड़ी तो हमदर्दी होगी। कृपया उसे चेन से बाहर निकलवाइए। इस पर पैट्रिक का पिता कहता है, जब तक पैट्रिक खुद स्टेटमेंट नहीं देगा पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। और पैट्रिक हमारी मदद क्यों करेगा जब हमने उसके साथ इतना कुछ गलत किया है। इस पर पैट्रिक की सौतेली माँ उसे ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश करती है। फिर पैट्रिक का पिता सीधे जीसू के पास पहुँचता है, जो अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है। वो जीसू से कहता है, बेटी मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। जीसू कहती है, बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। वो कहता है, पिछली बार जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। मुझे उस बात का अफसोस है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और उसे मेरी सौतेली बेटी के लिए छोड़ दो। उन दोनों की शादी होने वाली है। तुम अपनी राह कहीं और देखो। और मैं चाहता हूँ कि तुम पैट्रिक को समझाओ कि वो अपनी फ्यूचर वाइफ को जेल से बाहर निकाल ले। ऐसे फैमिली मामलों को पुलिस तक ले जाना सही नहीं है। जीसू कहती है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं पैट्रिक को इस बात के लिए मनाऊंगी। इस पर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। पैट्रिक का पिता जीसू के सामने पैट्रिक के बारे में गलत बातें कहने लगता है, लेकिन जीसू बहुत सख्त जवाब देती है और पैट्रिक का बचाव करती है। वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कह देती है। पैट्रिक ये सब देख लेता है और सीधे जीसू के पास आता है। उसे अच्छा लगता है कि किसी ने पहली बार उसकी इज्जत की रक्षा की है। वो पूछता है, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जीसू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो और खुदकुशी जैसी बातों के बारे में मत सोचो। पैट्रिक कहता है, तुम इतनी अजीब तरह से क्यों बात कर रही हो, हुआ क्या है तुम्हें। जीसू कहती है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया। वो झिझकने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारी बातें उसे भविष्य से पता है और अभी वो अतीत में है। वो एक लेटर निकालती है और पैट्रिक को देती है, जिसमें लिखा होता है कि उसने कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब चाहती है कि उनके बीच कोई इंटरेक्शन ना रहे। पैट्रिक कहता है, तुम ये क्या कह रही हो। जैसे ही जीसू वहाँ से जाने लगती है, उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं, मानो वो अपनी सारी यादें भूल रही हो। तभी वो पीछे मुड़ती है। पैट्रिक उसका हाथ पकड़े खड़ा होता है। वो पैट्रिक को पहचान नहीं रही होती और बोल रही होती है, ये कोई आवारा आदमी आकर मेरा हाथ पकड़ रहा है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पैट्रिक उसे बोलता है, तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं आज के बाद तुमसे किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करूँगा, ना ही हमारे बीच कुछ भी इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पर पैट्रिक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि जीसू एक्टिंग कर रही है ताकि वो उससे दूर हो जाए। इधर हम देखते हैं कि और जेसी वहाँ से वापस आती है। वो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो देखती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वो कहाँ गई थी कहानी। और वो यहाँ पर चुपचाप से अपनी स्टोरी लिखना शुरू रखती है, क्योंकि उसे उस स्टोरी को पब्लिश करना होता है। लेकिन बार बार उसे कुछ ना कुछ फ्लैशबैक दिखाई दे रहे होते हैं और वो समझ नहीं पाती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो रेस्ट करेगी, क्योंकि वो सारी मेमोरीज भूल चुकी होती है। और वो अपनी फ्रेंड को आइडिया देती है कि वो कुछ टाइम ट्रैवल के ऊपर लिखेगी, ताकि उसकी जो बुक पब्लिश हो वो रीडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए। जिस पर उसकी फ्रेंड से बोलती है कि बात तो पब्लिशर की है, अगर पब्लिशर को स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो वो सब पब्लिश नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि अब जीसू को मिस कर रहा होता है, हर पल उसकी याद में होता है, तड़प रहा होता है। इधर जीसू पूरी की पूरी सारी यादें भूलकर अपनी लाइफ जी रही होती है। इधर उसकी फ्रेंड जो होती है बहुत सारी बुक्स लेकर आती है और बोलती है कि इनसे तो मुझे और कुछ भी आइडिया मिलेगा, तो मैंने पढ़ना और पब्लिशर को तुमने जो पहला थीम आइडिया दिया था वो भी अच्छा लगा। जीसू बोलती है, ठीक है, मुझे पता है मेरी बुक कैसे पब्लिश होगी। दिन रात वो उसके किताबों के ढेर के बीच में पढ़ाई करती है और एक दिन उसकी आंख लग जाती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, वो उससे बात करती है। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं, जो कि अब मेहनत कर रहा होता है दिन रात, और वो जीसू के दिए हुए गिफ्ट को देखकर उसे मिस कर रहा होता है और बहुत सी मेमोरीज को जी रहा होता है। इधर जीसू को उसके स्कूल से कॉल आया होता है और वो वहाँ पर जा रही होती है।
ये सारी कॉल्स उन लोगों के लिए होती हैं जो भी अभी राइटर का काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू क्राउड के बीच में बैठी होती है और उस लोगों से पता चलता है कि बहुत बड़ा आदमी आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसने कई सारी बुक्स को लिखा है और सभी लोग बस उसे देखने के लिए तरस रहे हैं। तभी थोड़ी देर में उसकी एंट्री होती है। वो अब एक PhD होल्डर प्रोफेसर बन चुका होता है। जीसू हिचकिचा रही होती है। उसे देखकर सभी लोग उसकी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। वो स्टेज पर जाता है, सबको उनके डाउट्स क्लियर करता है, अपनी जर्नी के बारे में बताता है और यहाँ पर बच्चे भी कई सारे उससे सवाल जवाब करते हैं और वो सबको उनके जवाब देता है। और लास्ट में आकर एक लड़की उससे क्वेश्चन करती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो बोलता है कि वो किसी को पसंद करता है और उससे पूछा जाता है वो लड़की कौन है, जिस पर पैट्रिक जवाब देता है कि वो मुझे नहीं चाहती है कि मैं उसके आसपास भी रहूं। हमारे बीच का जो इंटरेक्शन पॉइंट था वो एंड हो चुका है। जीसू यहाँ पर थोड़ा हिचक रही होती है और हमें पता चलता है कि वो अपनी मेमोरी लॉस होने की एक्टिंग कर रही होती है। उसे सब याद होता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है उसी ऑडिटोरियम में अचानक से लाइट जल जाती है और उसके सामने पैट्रिक आ जाता है। पैट्रिक आकर उससे पूछता है कि आखिर क्या रीज़न है जो वो उससे बात नहीं करना चाहती है और अगर अब पैट्रिक उसके सामने है तो क्या वो दोबारा से पुलिस के पास जाएगी। और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। वो बस पैट्रिक की सेफ्टी चाहती है और उसे लगता है कि पैट्रिक को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो जीसू जैसी लड़की के पीछे ना पड़कर कुछ और भी कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसा बोलकर वहाँ से चली आती है। पैट्रिक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, इमोशनल होता है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़की के लिए फीलिंग्स आई होती हैं। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं दिखाया गया होता है कि जो पैट्रिक जिसने सुसाइड कर शिनरे है वो अब टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में दोबारा कैसे वापस आ गया है और ये ज़िंदा कैसे हो गया और ये जीसू के ईयर्स में सरवाइव कैसे कर रहा है। इन सब चीज़ों को अभी भी इस स्टोरी में मिस्ट्री रखा जा रहा होता है और इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। इधर पैट्रिक को याद आता है कि जीसू का दिया हुआ टेडी बियर वो खो चुका है और वो भागता हुआ ऑडिटोरियम में जाता है जहाँ पर लोगों ने पहले ही साफ सफाई कर रखी होती है। वहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो पैट्रिक से बोलती है तुम अपने लिए नया खरीद सकते हो, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। इधर हम देखते हैं जीसू को, जिसे पता चलता है कि उसकी जो पब्लिश की हुई किताब है वो थोड़ी सी फेमस हो रही है। पब्लिशर को वो बुक पसंद आई है, लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इधर हम देखते हैं पैट्रिक को जो दिन रात मेहनत कर रहा होता है, स्मोक कर रहा होता है और काम पर फोकस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसका फ्रेंड उसे डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसे कोई बात है जो परेशान कर रही है और इसी वजह से वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला जाएगा। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर जीसू को पता चलता है कि उसकी जो पार्टनर थी जो राइटिंग में उसकी मदद कर रही थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई है। अब उसे नहीं पता वो अकेली कैसे रहेगी क्योंकि उसकी लाइफ में तो कभी ऐसे मोमेंट्स आए नहीं होते हैं और उसे सिर्फ अपने काम की पड़ी होती है। इधर पैट्रिक को वो बिल्डिंग दिखाई देती है और अपने फ्रेंड को वो इंसिस्ट करता है क्यों ना हम इस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदें। पहले तो उसका दोस्त लेने से मना कर देता है पर पैट्रिक बहुत ज़्यादा जिद कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है सिवाय उस चीज़ के जिसकी डिमांड अभी कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। उसे एक फ्लैट पसंद आता है और वो फ्लैट को खरीद लेता है पर उसे आइडिया नहीं होता कि ये फ्लैट जीसू के घर के बिल्कुल साइड पर है। जीसू वहाँ पर आती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। पैट्रिक बोलता है तुम क्या कर रही हो। जीसू बोलती है ये मेरी बिल्डिंग है, मैं यहाँ रहती हूँ। पैट्रिक बोलता है मैंने इस घर को खरीदा है। ये सुनकर जीसू को बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलती है क्या तुम आज से मेरे पड़ोसी हो, तुम यही रहने वाले हो। पैट्रिक बोलता है फिलहाल हालत तो यही कह रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि पैट्रिक जो होता है अपने घर में सो रहा होता है और उसकी आंख नहीं लग रही होती है, वो बस नींद लेने की कोशिश कर रहा होता है। इधर जीसू जो कि सो रही होती है उसे सपने में दिखाई देती है पैट्रिक की मौत। मतलब जो उसने पहले देखा होता है कि पैट्रिक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली होती है। वो डरकर भागती हुई पैट्रिक के पास जाती है और उससे कहती है तुम ठीक हो ना, मैंने कुछ गलत देख लिया था। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि पैट्रिक बिल्कुल सही सलामत है और वो कोई भी ऐसा कदम उठाने वाली स्टेज पर नहीं है। अगर ऐसा हुआ
तो वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी और वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर ऐड होता है जिसका नाम जिमिन होता है और ये एक साइकोपैथ है जो जीसू के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और वो किसी ना किसी हालत में उसे अपना बनाना चाहता है और इसलिए उसने उसकी कई सारी फोटोज अपने रूम में लगा रखी होती हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो जीसू से मिलने उसके घर आता है। जीसू जैसे देखती है पहचान लेती है और उसे याद आता है कि कैसे इसने उसे पानी में डूबने से बचाया था और वो उसके एहसानों तले दबी हुई होती है। जिमिन उसके लिए कुछ लेकर आता है, जीसू जैसे एक्सेप्ट कर लेती है। इधर हम देखते हैं हम रात के वक्त उसके साथ घूमने फिरने भी जाती है पर पैट्रिक उसे देख लेता है। उसे ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्लब के अंदर जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बुरा लग रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या है उस लड़के में जो जीसू उसके साथ घूम रही है। इधर जीसू को देखते हैं जो कि जिमिन के साथ एक लिफ्ट के अंदर होती है और उससे कई सारी बातें कर रही होती है और उसे अपने स्कूलिंग की बातें अभी बता रही होती है। यहाँ पर जो जिमिन होता है वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें अपने स्कूल दोबारा वापस जाना है, पर जीसू मना कर देती है। रास्ते में उसे पैट्रिक भी देखने को मिलता है पर वो उसे इग्नोर करती है। जब वो वॉशरूम जाती है तो उसे दिखता है कि उसका लिपस्टिक उसके पास नहीं है और वो कोई और ले जा चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिपस्टिक जिमिन के पास होती है और वो उसे सूंघ रहा होता है और उसी से जीसू का नाम उसी कार्डबोर्ड पर लिखता है जिसमें उसने जीसू की कई सारी फोटोज लगा रखी होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू की फ्रेंड होती है वो उससे मिलने आती है और उससे कई सारी बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें जिमिन का ग्रेट फूल होना चाहिए, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। जीसू बोलती है वो बहुत अच्छा इंसान है और उसे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं भी उसकी मदद करूंगी, जिस पर उसकी दोस्त बोलती है यही एक बेस्ट फ्रेंड का कोड होता है। जीसू फिर से यही बात करती है। इधर हम देखते हैं पैट्रिक को जो कि जीसू से मिलता है। दरअसल मेरा व्हाइट कोट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्या तुम मुझसे वॉश कर सकती हो? और जीसू उसके कोट को बहुत साफ करके धोती है और इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक आता है कुछ सामान देने के लिए और वो बैठता है, लेकिन वो उसकी टेबल से जीसू की छोटी स्पून उठा लेता है और उसे अपने पास में रख लेता है। जीसू जैसे उसका कुछ सामान ला कर देती है और वो उसके घर से बाहर निकलता है, लेकिन एक बार पैट्रिक फिर उसे देख लेता है और वो जीसू से कहता है जो कोट मैंने तुम्हें वॉश करने के लिए दिया था मेरा कोट मुझे ला कर दो, जिस पर जीसू कहती है वो अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, जिस पर पैट्रिक बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। जीसू बोलती है ठीक है यही रुको मैं ला कर देती हूँ और हम देखते हैं कि पैट्रिक उसे ले जाता है। जीसू उसके साथ लिफ्ट में होती है पर वो घबरा रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर वापस आती है तो पैट्रिक बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ बैठा होता है। जीसू उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर पर जाओ, जिस पर पैट्रिक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जीसू देखती है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, यानी कि उसे फीवर है। वो उसे अपने घर ले जाती है, दवाई देती है और पैट्रिक जो होता है वो सिर्फ वही पकड़कर सो जाता है। जीसू जैसी देखती है कि वो सो गया, वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पैट्रिक उसे पकड़कर किस कर लेता है और वो गुस्से में जब वहाँ से आ रही होती है तो उसे वही पेंटिंग दिखाई देती है जो कि अब हाफ मून में बदल चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी वो पैट्रिक से क्रॉसओवर करती है पेंटिंग में चेंजेस कहाँ से आ जाते हैं। इधर वो जिमिन के साथ डिलीशियस डिनर के लिए जाती है और हम देखते हैं कि वो उसके साथ डिनर एंजॉय करती है, लेकिन तभी उसे सामने से कोई जाता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है और वो जिमिन के साथ उसे देखने के लिए जाती है। हमें नहीं पता होता है कि वो कौन है और इधर हम देखते हैं पैट्रिक को जो कि जीसू और जैक को एक साथ आता हुआ देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे जलन हो रही होती है। फाइनली वो जाकर जिमिन से लड़ने लगता है और कहने लगता है तुम इसके आसपास क्यों भटकते रहते हो, मुझे जीसू से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और जिमिन से कहती है तो मैं भी जाऊँ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, जिस पर जिमिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है पर उसे अभी भी बुरा लग रहा होता है।
और यहाँ पर जो जीसू होती है वो पैट्रिक से कहती है, तुम चाहते क्या हो, बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। जिस पर पैट्रिक उसे बोलता है कि ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो। जीसी बोलती है कि देखो तुम एक नंबर के पागल हो, मुझे इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना है और मुझे पता है कि मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम भी ये बात जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ऐसे ही सफ़र करते रहोगे। इधर हम जिमिन को दिखाया जाता है जो कि घर पर होता है और यहाँ पर जीसू की फ़ोटोज़ के पास वो देख रहा होता है और वो बार बार कह रहा होता है अगर पैट्रिक बीच में ना आए तो सब कुछ कितना बेहतर हो जाए। और हम देखते हैं कि वो पैट्रिक के फ़ोटो के पास कुल्हाड़ी मारता है और बोलता है कि कल बस मैं इसका खात्मा कर दूंगा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिमिन को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। जीसू उसके सामने आती है और कहती है तुमने क्या किया, जिस पर वो बोलता है दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था और गलती से वो कुल्हाड़ी पैट्रिक की गाड़ी पर जाकर गिर गई, पुलिस मुझे ले जा रही है। जिस पर जीसू कहती है मैं तुम्हें वहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ। वो बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ एक शर्त पर निकाल सकती हो, अगर पैट्रिक एक अपॉलजी लेटर पर साइन कर दे जो तुमने मेरे बिहाफ पर लिखा हो। जीसू बोलती है मैं ऐसा करवा लूँगी और हम देखते हैं कि वो पैट्रिक के ऑफिस में जाती है और उससे बोलती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर सच में जिमिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, तो मेरा यकीन करो। पैट्रिक बोलता है तो तुम क्या चाहती हो। जीसू बोलती है मैं चाहती हूँ कि इस लेटर पर तुम साइन कर दो ताकि उसे बेल मिल जाए। जिस पर पैट्रिक बोलता है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रहती हो और तुम हमेशा उसके लिए कुछ भी करने को रेडी क्यों हो, तुम्हें पता है उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। जीसू बोलती है नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर पैट्रिक इस मौके का फ़ायदा उठाता है, वो उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है क्या तुम उसके लिए सच में मेरे साथ कुछ भी करने को रेडी हो, और बोल देता है। और हम देखते हैं कि पैट्रिक धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन जीसू को रोना आ जाता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। पर पैट्रिक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और उसे बुरा लग रहा होता है कि वो उसे समझने की जगह किसी और को समझ रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीसू जिमिन को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आई होती है और अचानक से बात करते करते कैब के अंदर उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखेंगे आगे का सीन। जिमिन को ये सब देखकर मजा आ रहा होता है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन। जीसू ब्रश कर रही होती है और तभी वो अपने बाल चेक करती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके बाल किसी ने काटे हैं पीछे से, जबकि उसने अपने बालों पर कुछ भी ऐसा कट नहीं लगाया होता है। इधर हम देखते हैं जिमिन को जो जीसू के हेयर्स को अपने हाथ में लेकर एंजॉय कर रहा होता है और उन्हें बुरी तरीके से पागलों की तरह सूंघ रहा होता है, जैसे उनमें से जीसू की खुशबू आ रही हो। और वो उसको एक एक्वेरियम के अंदर रख देता है जिसके अंदर कई सारी फिशेस होती। और इधर हम देखते हैं जीसू को जो कि नीचे वॉक कर रही होती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है पैट्रिक के फ्रेंड से जो कि उसके सामने गाड़ी लेकर आया होता है। जीसू से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा। जीसू से कहती है तुम क्या बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछता है तुमने पैट्रिक से ब्रेकअप क्यों किया, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, पता नहीं वो प्रॉपर तरीके से सोता होगा या नहीं। डॉक्टर ने उसे डिप्रेशन की बीमारी बताई है, ज्यादा दिन वो अगर ये टॉर्चर झेलता रहा तो उसे डिप्रेशन हो जाएगा। जीसू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो बोलती है तो पैट्रिक किधर है, जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप के काम से कुछ हफ्तों के लिए बाहर गया है, जब वो वापस आए तो एक बार उससे ज़रूर मिल लेना। और कहती है मैं एक बार उससे मिलकर इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करूँगी। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन। जो जिमिन होता है वो जीसू को अपने साथ बाहर आने के लिए कॉल करता है जीसू को, पर जीसू मना कर देती है ये बोलकर कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो यहाँ पर पैट्रिक के बारे में सोच रही होती है। और जब वो जीसू से ना सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि वो कुछ ना कुछ करके उसे ज़रूर लेकर आएगा। इधर जीसू वॉक कर रही होती है तो अचानक उसकी मुलाकात पैट्रिक से होती है और वो पैट्रिक से कहती है तुम कैसे हो, क्या तुम्हारे डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन्स वगैरह चल रही हैं, डॉक्टर ने क्या बताया है, तुम कब तक ठीक हो जाओगे। और यहाँ पर जो पैट्रिक होता है वो थोड़ा इमोशनल होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं।
पर वो जीसू को कुछ जवाब न देकर चुपचाप से रूम के अंदर चला जाता है। और जब अपने गेट के बाहर उसके गेट को देख रही होती है तो वो सोच रही होती है कि वो अंदर जाकर उससे बात करे या नहीं। हो सकता है कि वो गुस्से वाले मूड में हो और उसके ऊपर चिल्ला दे, और वो घबरा रही होती है कि पता नहीं पैट्रिक के साथ उसकी कैसी सिचुएशन होगी, वो अच्छे से ट्रीट करेगा भी या नहीं। और उसके बाद वो अंदर चली जाती है सोचते हुए। इधर पैट्रिक को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने जीसू को बता दिया है, डॉक्टर ने जो भी उसे बीमारी बताई है। और यहाँ पर जो पैट्रिक होता है बोलता है कि जब मेरी ग्रैंड मदर इस दुनिया में थी तो मैं बड़ा खुश था, लेकिन उनको अचानक से इंसोम्निया हो गया और उनकी डेथ भी उसी चीज़ की वजह से हुई, ये बॉडी को प्रॉपर स्लीप ना मिलने की वजह से। और उसका फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि तू मैसेज गलती मत कर कि लोग तेरे ऊपर दया करे, तू खुद जानता है कि तू कितना स्ट्रांग है, तू मेरे घर में आकर रह सकता है, अकेले मत रो। पर पैट्रिक को अभी भी जीसू के घर के सामने रहना होता है। उसके बाद जीसू के दरवाजे पर किसी के होने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर जिमिन होता है और जिमिन उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ बाहर डिनर पार्टी के लिए नहीं आ सकती हो, जिस पर वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं दरअसल कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ यहाँ पर। जो जिमिन होता है वो कुछ नुकीले औजार लाया होता है। अगर जीसू उसे रिजेक्ट करती उसके साथ आने के लिए तो इस बार वो उसे इंजर्ड करके ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता। पर जब उसे पता चलता है कि जीसू इग्नोर नहीं कर रही है बल्कि कुछ ज़रूरी काम कर रही है, इसलिए वो रुक जाता है। उसके बाद वो जीसू को अपने साथ क्लब ले जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके सभी फ्रेंड्स ड्रंक कर रहे होते हैं, जीसू भी ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन जीसू को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक उसे देख लेता है, वो भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये कितनी घटिया जगह है, लोग यहाँ पर आकर सिर्फ नशा करते हैं, तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। जीसू बोलती है मैं जिमिन के साथ आई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई खतरा होगा, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, मैं जानती हूँ उसे। पैट्रिक को उसकी ये बात सुनकर और ज़्यादा बुरा लगता है और उसे वो मोमेंट याद आता है जहाँ पर उसने जीसू को किस किया था। इधर जो जीसू होती है वो दोबारा से चेक के पास चली जाती है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जीसू को पता चलता है कि जिमिन को अल्कोहल से एलर्जी है और वो अपने फ्रेंड्स से बोलती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सभी फ्रेंड्स उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है और बोलता है तुम मेरी गाड़ी को यूज़ कर सकती हो इसे हॉस्पिटल ले जाने में। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिमिन को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाता है और जो जीसू होती है वो बाकी के प्रोसेस भी पूरे करती है। पैट्रिक को थैंक यू बोलती है उस मोमेंट पर आने के लिए और पैट्रिक यहाँ पर उससे कहता है कि क्या कल वो उसके साथ कॉफ़ी पर चल सकती है, जिस पर जीसू मना करती है क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है। दिन के समय पर रात के वक्त उसके साथ एक वॉक के लिए आ सकती है। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसू पैट्रिक के साथ वॉक के लिए जाती है और तभी अचानक से उसे फिर से कोई ओल्ड मैन एक ओल्ड लेडी को किस करता हुआ दिखाई देता है और पैट्रिक उसकी आंखें बंद कर लेता है और बताता है कि वो मेरा डैड है, तुमने ऐसे मत देखो, वो ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं, मेरे डैड ने भी मेरी मॉम को चीट किया था, अगर मेरी स्टेप मॉम के साथ भी वही हो रहा है तो वो डिस्टर्ब करती है। अब ये दोनों लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं और यहाँ पर जो पैट्रिक होता है वो जीसू से पूछता है क्या वो दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। जीसू मना करती है। पैट्रिक उसके साथ बैठकर कई सारी बातें करता है और उसका हाथ पकड़ता है, इनके बीच में किस हो जाता है, जिसे देखकर जीसू थोड़ी हेजिटेट कर जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी और वो पैट्रिक को कुछ खाने के लिए देती है और बोलती है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन जिमिन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। जीसू से कहता है तुमने क्या किया, तुमने उसे वहाँ से क्यों भगाया, और वो गुस्से में पैट्रिक को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है और वो उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाली होती है। पैट्रिक जाते जाते उसे उसकी शादी की बहुत सारी बधाइयाँ देकर जाता है और बोलता है कि जब भी उसकी शादी जिमिन के साथ हो तो वो उसे इनविटेशन दे। पर जीसू कहती है वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बस ऑर्डिनरी फ्रेंड है जिसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है हमारे बीच। पैट्रिक को ये बात सुनकर खुशी होती है। इधर जीसू को भी पैट्रिक के साथ वो जो किस मोमेंट हुआ था वो याद आ रहा होता है। इधर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जीसू ने उसे धोखा दिया है, अब वो उसे बर्बाद कर देगा।
इधर जीसू को वो अपने यहाँ पर बुलाता है एक बार मिलने के लिए। जीसू उसके घर जाती है। जब उसके घर जाती है तो वो उसी रूम में घुस जाती है जहाँ पर जिमिन ने उसकी कई सारी फोटोज लगाई होती हैं। उस रूम की हालत देखकर लग रहा होता है कि जिमिन एक साइकोपैथ है। तभी पीछे से वो आ जाता है और वो जीसू को पकड़ लेता है और बोलता है कि कल रात में पैट्रिक के साथ देखकर मुझे जितना ज़्यादा जलस फील हुआ है, अंदर से टॉर्चर्ड हुआ हूँ मैं, तो आज उतना ही टॉर्चर करूँगा। और वो जीसू को उसकी बनाई हुई एक डॉल दिखाता है जो बिल्कुल उसकी तरह होती है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है जो चीज़ कभी मेरी नहीं होती उसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा, और तुम अपने हाई स्कूल डेज को भूलना पड़ेगा जब तुम पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप में थी। तुम्हें पता है जिस दिन मैंने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था उस दिन से मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है, और आज वक्त आ गया है कि हम वहीं से शुरू करें जहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इधर पैट्रिक को दिखाया जाता है जिसके पास उसका फ्रेंड आता है और बताता है कि जीसू के घर का गेट खुला हुआ है और वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो मुझे चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भागता हुआ जिमिन के एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे उसका वही साइको वाला रूम मिलता है, और उसको देखकर वो समझ जाता है कि कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। उसने अपनी सारी फिशेस को मार दिया होता है। इधर वो जीसू के हाथ पैर बांधकर उसी स्विमिंग पूल एरिया के पास ले जाता है और उससे कहता है तुम्हें पता है यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन तुम्हें किसी ने ये बताया कि तुम उस पानी में गिरी कैसे थी। तुम्हें मैंने धक्का दिया था और फिर तुम्हें बचाकर तुम्हारी नज़रों में आ गया और तुम्हारे करीब रहने लगा, लेकिन आज भी मुझे यही करना होगा ताकि तुम मेरी ग्रेटफुल हो जाओ। और वो जीसू को पानी में धक्का दे देता है, लेकिन तब तक पैट्रिक आ जाता है। वहाँ पर पैट्रिक का फ्रेंड जिमिन को मारकर पकड़ लेता है और इधर पैट्रिक जो होता है पानी में कूदकर जीसू को बचा लेता है और उसे बाहर लेकर आता है। इधर वो जिमिन को बुरी तरह से मारता है पर उसका दोस्त उसे रोक देता है और कहता है कानून अपने हाथ में मत लो, पुलिस खुद सज़ा देगी, और उसे वहाँ से ले जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पर जो जीसू होती है वो बेहोश होती है। उसकी बस हल्की हल्की सांसें चल रही होती हैं और उसे धीरे धीरे होश आता है। पैट्रिक उसे गले से लगा लेता है और अगली सीन में वो उसे अस्पताल ले जाता है। वो सारे मोमेंट्स याद कर रहा होता है जब वो जीसू से 2015 में पहली बार मिला था, यानी स्कूल के टाइम, और तब जीसू ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसके सामने कई सारे फायरवर्क्स चल रहे होते हैं और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ी देर में जीसू को होश आ जाता है और वो पैट्रिक से कहती है सब ठीक है, तुम कैसे हो, और जिमिन किधर गया, क्या तुमने उसे पुलिस के हवाले किया। इस पर पैट्रिक कहता है सब ठीक है, नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तुम बिल्कुल सेफ हैंड में हो। जीसू कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में गलत थी। पैट्रिक कहता है कभी भी नहीं, तुम कभी किसी को नहीं मार सकती हो, न किसी को उकसा सकती हो किसी गलत इंसान बनने के लिए। तुमने तो मुझे बचाया है। जीसू कहती है कैसे। पैट्रिक कहता है दरअसल ये मेरा प्रेजेंट टाइम नहीं है। 2015 में जब तुमने टाइम ट्रैवल करके मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में बताया था और तुमने कहा था कि उस अपार्टमेंट में कभी घर मत लेना, तो जब मैंने उस चीज़ के बारे में पता लगाया तो वो बिल्डिंग वहाँ पर नहीं थी, और आज 2025 में वो बिल्डिंग जहाँ पर है मैंने वही घर लिया है। तो इसका मतलब तुम्हारी वजह से मैं इस समय तक ज़िंदा हूँ। इस पर जीसू उसे किस कर लेती है। इन दोनों के बीच में किसिंग सीन हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है मैडम की दवाई का टाइम हो गया है, अपनी फालतू की एक्सरसाइज घर जाकर करना। पैट्रिक नर्स से दवाई लेता है और जीसू को देता है और कहता है आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। वो जीसू को अपने साथ ले जाता है अपने घर रखने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैट्रिक होता है वो अब डिप्रेशन से पूरी तरह बाहर आ चुका है। अब उसे कोई डिप्रेशन नहीं होता, बस उसकी लाइफ हैप्पी चल रही होती है। वो अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी सो कोल्ड गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस पर वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे उसके साथ कुछ बाहर डिनर पर भी जाना है। हम देखते हैं कि वो जीसू के साथ बाहर डिनर पर तो नहीं जा पाता अपने काम की वजह से, पर उसके लिए घर में बहुत टेस्टी खाना बनाता है। जीसू उसके खाने की दीवानी हो जाती है। और यहाँ पर जो पैट्रिक होता है वो अब दिन प्रतिदिन अपने काम पर फोकस कर रहा होता है। उसका वर्किंग सेक्टर भी ग्रो कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ जीसू के आने से हुआ है। इधर हम देखते हैं कि वो अपने लिए एक नया नाइट सूट खरीदता है
जीसू को बताता है ये कैसा लग रहा है, पर जीसू कुछ काम कर रही होती है तो वो बस देखती है और एक झलक में बोलती है हाँ ये अच्छा है। लेकिन पैट्रिक वहाँ से जाने लगता है और जीसू उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसके साथ एक गेम खेलती है और कहती है जब तुम एक अच्छे से प्रोफेसर बनकर लेक्चर देने आए थे, तुमसे बच्चों ने पूछा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है, उस मोमेंट पर तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना। पैट्रिक कहता है और जीसू कहती है जो तुमने बुक लिखी है वो भी मेरे बारे में है ना। पैट्रिक उसे जवाब देता है हाँ मैं, और उसके बाद वो जीसू को सामने खड़ा कर लेता है और कहता है बताओ ट्रूथ और डेयर। जीसू कहती है डेयर और पैट्रिक को किस करने लगती है, लेकिन तभी होता है कि वो पीरियड पहले उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और उसे एक हॉट वाटर बैग देकर देता है। जीसू उसके पास बैठी होती है पर वो अभी भी उसे छेड़ रही होती है। उसके बाद वो कुछ काम करने जाती है, तभी उसे पता चलता है कि जो पैट्रिक के डैड है उनकी डेथ हो चुकी है। जीसू बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो पैट्रिक को इस चीज़ के बारे में बताती है। पैट्रिक भी हैरान होता है, जिस पर जीसू कहती है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स के घर चलूंगी। पैट्रिक मना कर देता है और कहता है वो सिचुएशन को खुद हैंडल करेगा। अब वो अपनी स्टेप मॉम से मिलता है और यहाँ पर पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए या कंपनी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी है। जो कुछ भी है वो सब उसकी स्टेप मॉम और उनके बच्चों के नाम करके गया है। पर यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहती है दोबारा से हमारी कंपनी की तरफ सिर्फ एक कॉम्पिटिटर की नज़र से देखना, ना कि उसके मालिक की। जिस पर पैट्रिक कहता है मुझे वो कंपनी कभी चाहिए भी नहीं थी क्योंकि वो कभी अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने मेरी मॉम को चीट किया था। अब इधर पैट्रिक घर वापस आता है। जीसू उसे पीछे से हक करती है और उससे कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, तुम सिर्फ मेरे लिए मैटर करते हो। पैट्रिक उसे हक करता है। अब हम देखते हैं कि उसकी जो स्टेप मॉम होती है उसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा होता है और पता चलता है कि जो पैट्रिक का स्टेप ब्रदर है वो उसके फादर का बायोलॉजिकल सन नहीं है, वो किसी और आदमी का बायोलॉजिकल सन है जो कि अब जेल से बाहर आ गया है और अब वही घर का बॉस और मालिक बन बैठा है और वही उस कंपनी को भी हैंडल करेगा। इधर हम देखते हैं पैट्रिक ने अपने फादर की कंपनी के कई सारे रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी निकलवा ली होती है और अपने दोस्त से कहा होता है कि एक भी कंपनी का रिसोर्स या प्रोजेक्ट किसी और के हवाले नहीं जाना चाहिए। इधर उसकी स्टेप मॉम का लवर उस कंपनी के प्रोजेक्ट को 1.5 महीने से सॉल्व कर रहा होता है, पर वो फाइनली प्रोजेक्ट पैट्रिक ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और कहती है मुझे पता है इस सिचुएशन में क्या करना है, और अब वो सीधा पैट्रिक के ऑफिस में जाती है। वो पैट्रिक से कहती है तुम तो मेरे बेटे के जैसे हो, कंपनी को कॉम्पिटिटर की नज़र से मत देखो। पैट्रिक कहता है कोई अपनी बात से इतनी जल्दी फ्लिप कैसे कर सकता है जैसे आपने किया। वो कहती है कि मैं तुम्हें अब भी उस फैमिली का मेंबर समझती हूँ, तुम चाहो तो अपने फादर की बनाई हुई कंपनी को अपनी कंपनी से प्रमोट कर सकते हो। पैट्रिक कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और उनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और वो पैट्रिक को मारने ही जा रही होती है कि तभी पीछे से जीसू आ जाती है और वो उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। जीसू कहती है तुम्हारी ये घटिया हरकतें, सोचती हो कि मैं पैट्रिक से दूर हो जाऊंगी। और इसके बाद अब हम देखेंगे आगे का सीन, जिस पर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को देख लूँगी। जिस पर जीसू बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें देख लूँगी और उनके बीच में बहस हो जाती है। उसके बाद पैट्रिक से बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए हो जीसू, कुछ काम था क्या? और वो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। जिस पर जीसू बताती है कि वो किसी काम से एक ट्रिप पर जा रही है और वो चाहती है कि पैट्रिक इतने दिन तक अपना अच्छे से ख्याल रखे और अच्छे से काम करे, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पैट्रिक उससे बोलता है ठीक है तुम जब वापस आओगी तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ होगा। और जीसू बोलती है मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पैट्रिक के फ्रेंड्स से उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर चली जाती है। इधर पैट्रिक के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। इधर जिस आदमी ने उसके डैड की कंपनी संभाल रखी होती है उसके स्टेप मॉम के लवर ने, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और जब उसकी स्टेप मॉम जाकर बताती है कि पैट्रिक ने उसके साथ धोखा किया है, वो जो लड़की थी उसने उन्हें बिल्कुल भी बात नहीं करने दिया और बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि मुझसे हर चीज़ का बदला लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पैट्रिक के घर पर कई सारे घटिया लोगों को लेकर चला जाता है और बोलता है
कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है पैट्रिक। बस हल्की हल्की सांस ले रहा होता है और तैयार होता है और वो सारे लोग मिलकर पैट्रिक को मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीचे पैट्रिक की डेड बॉडी पड़ी होती है और आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तभी जीसू वहाँ पर आती है और ये देखती है कि इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है और वो इमोशनल हो जाती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाया और अब बुरी तरीके से टूटी हुई होती है। पुलिस ऑफिसर उससे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है उस पेंटिंग के बारे में जिसमें बस एक हाफ मून बचा होता है। जीसू उस पेंटिंग के ऊपर अपना ब्लड डालकर दोबारा से टाइम ट्रेवल कर जाती है और वापस से स्कूल में पहुंच जाती है और उसे याद आता है कि पैट्रिक इस मोमेंट पर अपने ऑफिस में होगा। वो भागते हुए उसके ऑफिस में जाती है, उसे गले से लगाती है। पैट्रिक वहाँ पर एक मीटिंग ले रहा होता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जीसू उससे कहती है कि वो दोबारा कभी भी उसे गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करेगी और इस लाइफ में वो उसे ज़रूर बचाएगी। पैट्रिक को रियलाइज़ हो जाता है कि जीसू फिर से ट्रैवल करके आई है और वो फिर से बच नहीं पाया। अब जीसू पैट्रिक को सारी बातें बता देती है, जिस पर पैट्रिक बोलता है, मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगा और अपने डैड से बोलूंगा कि उन लोगों से दूर हो जाएं। इधर हम देखते हैं कि जीसू के पास जो कुछ ज़रूरी काम आ जाता है और वह पैट्रिक को सबूत इकट्ठे करने के लिए बोल देती है। इधर पैट्रिक जो होता है वो अपनी स्टेप मॉम और उसके लवर के अफेयर के सबूत इकट्ठे कर लेता है और उस वीडियो को देखता है। जब जीसू आती है तो वो उसे पॉज कर देता है और जीसू को नहीं बताता है। जीसू के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाता है। फिर उसके बाद जीसू घर जा रही होती है और जब घर जाती है तो उसे रास्ते में वही उसकी मॉम का लवर और उसके कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो जीसू को परेशान करने लगते हैं और उनसे लड़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और इस लाइफ में वो जीसू को बचा लेता है उन घटिया लोगों से और उसके बाद वो उसे सेफली घर ड्रॉप करने जाता है। अब जीसू उसके साथ उसके घर पर रह रही होती है। ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और पैट्रिक खुश होता है कि वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन रहे होते हैं। इधर उसकी स्टेप मदर को पता चल जाता है कि उसके लवर को भी बुरी तरीके से मारा गया है। अगले दिन जीसू को पैट्रिक के लैपटॉप में उसकी स्टेप मॉम और उसके लवर के अफेयर की वीडियो मिल जाती है, जिस पर जीसू पैट्रिक के ऊपर भड़क रही होती है और कह रही होती है, मैंने ये वीडियो तुम्हें सजा कर रखने के लिए नहीं दी थी, मैंने बोला था अपने डैड को देना जाकर और उन्हें दिखाओ पैट्रिक। यहाँ पर वो जो वीडियो होता है अपने डैड को दिखाने के लिए चला जाता है। इधर जीसू की मुलाकात होती है जिमिन से, जो अभी भी उसे नहीं जान रहा होता है, पर जीसू को पता होता है कि ये एक साइकोपैथ है तो इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। और हम देखते हैं इधर पैट्रिक जो अपने डैड के पास गया होता है, उन्हें सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाता है और उन्हें हिंट के तौर पर बताता है कि उनका दूसरा बेटा बायोलॉजिकल सन नहीं है। अब यहाँ पर उसके डैड को गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे बेटे के बालों में से एक बाल लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बेटा होता है वो अपनी मॉम को इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। इधर सारी सच्चाई निकल कर आ चुकी होती है। इधर उसकी मॉम जो होती है वो लवर के साथ एक होटल रूम में होती है, जहाँ पर कई सारे लोग आकर उसे बुरी तरीके से मारते हैं और यहाँ पर ये सारा काम पैट्रिक के डैड ने करवाया होता है और वो लवर से ब्रेकअप करने को रेडी भी होती है, पर पैट्रिक के डैड उससे डाइवोर्स ले लेते हैं। इधर हम देखते हैं जीसू ने जिमिन को बांधकर उसे स्विमिंग पूल के पास ले जाती है जहाँ पर उसने उसे डुबाया था और इस लाइफ में वो उससे बदला ले रही होती है। वो उसे उसी स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देती है। तब तक वहाँ पर पैट्रिक आता है। उसे नहीं पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर वो जीसू के ऊपर यकीन करता है जब जीसू से बोलती है कि ये बहुत ही बुरा इंसान है, इसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जो पैट्रिक की स्टेप मॉम होती है वो पागल हो चुकी होती है। उसका डैड उससे मिलने आते हैं, आकर उससे माफ़ी मांगते हैं उन्होंने जो कुछ भी उसकी मॉम के साथ किया था। इधर जो जीसू होती है उसे लग रहा होता है कि पैट्रिक की लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है, पर फाइनली वो जो पेंटिंग पैट्रिक ने उसे दी होती है उसका सीक्रेट सीन में रिवील होता है, जहाँ पर पैट्रिक बताता है कि ये जो पेंटिंग है वो मेरी मॉम ने बनाई है मेरे लिए। अब हम देखते हैं आगे का वक्त, जहाँ पर जीसू ग्रेजुएट हो रही होती है और वो वापस जा रही होती है और इसी मोमेंट पर उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और वो पैट्रिक को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब सीन शूट होता है 2025 में। जीसू अपनी फ्रेंड के साथ होती है और वो बोलती है, मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने सब ठीक कर दिया। उसकी दोस्त उससे बोलती है,
तुमने दवाइयाँ ली अपनी? तुम पागल होती जा रही हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या ठीक किया। कुछ नहीं ठीक किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग होती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने पैट्रिक को ज़िंदा नहीं कर पाया, बस पुरानी चीज़ों का बदला लिया है। और वो जल्दी से अपनी फिंगर काटकर उस हाफ मून वाली जगह से दोबारा टाइम ट्रेवल कर जाती है। वो उसी सीन में पहुंचती है जहां पर वो आधी रात को जिमिन से मिलकर के घर वापस आ रही होती है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है पैट्रिक की स्टेप मॉम के लवर से, जिसे वो बुरी तरीके से मारती भी है और पुलिस ले जाती है। इधर वो दोबारा से एक मोमेंट याद करती है और इसी मोमेंट पर पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव कर रहा होता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में उसे सारे वो इंसिडेंट याद आ जाते हैं और वो सीधा जीसू के पास चला जाता है, उसे किस करता है। इनके बीच में क्लोज रोमांटिक मोमेंट्स बनते हैं। अब ये लोग एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह रहे होते हैं, हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और पैट्रिक यहाँ पर बता रहा होता है जब दो लोगों के बीच में सच्चा प्यार होता है तो वो कोई भी यूनिवर्स हो या कोई भी दुनिया हो, वो लोग एक दूसरे को बचाने का और प्रोटेक्ट करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। और यही ट्रू लव की पावर होती है जिसको गॉड ने अपने हाथों से बनाया। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जीसू एक बहुत ही फेमस इंसान बन गई होती है और उसकी अब पैट्रिक से शादी भी हो गई होती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।